हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल जेपीजीके में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में क्लास 10th केमिस्ट्री का जो आपका पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, इस चैप्टर के अंत में बहुत सारे प्रश्न दिए हुए हैं। इन प्रश्नों के उत्तर को आपके सामने प्रस्तुत करते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और आज के इस वीडियो में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो लॉन्ग टाइप के प्रश्न हैं, उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे डिटेल में। और जहाँ तक बोर्ड एग्जाम की बात करें तो बोर्ड एग्जाम में जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न से ही 4 नंबर के प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग बिना देर के हुए शुरू करते हैं। और आपका पहला दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, रासायनिक समीकरण क्या है? निम्नांकित समीकरण से कौन 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 सी सूचनाएं प्राप्त होती है? यहाँ पे ये समीकरण दिया हुआ है, आपका एक समीकरण दिया हुआ है रासायनिक समीकरण। इससे क्या क्या सूचनाएं प्राप्त होती है ये भी आपको बताना है। मतलब एक ही प्रश्न में दो दो प्रश्न मिलाकर बनाया गया है। तो आपको पहला बताना है रासायनिक समीकरण क्या है। तो आपको बहुत बार बता चुके हैं रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो जो रासायनिक अभिक्रिया में जो भी पदार्थ भाग लेते हैं और अभिक्रिया होने के बाद जो भी पदार्थ बनता है, उन सभी को जब संकेतों के रूप में, अनुसूत्रों के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, तब उसी को क्या कहा जाता है? रासायनिक समीकरण कहा जाता है। तो आप बोर्ड एग्जाम में इस प्रकार से लिख सकते हैं, है ना। रासायनिक समीकरण हेडलाइन दे देंगे और इस प्रकार से प्रश्नों के उत्तर को आप लोग लिखेंगे कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों एवं अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थों को उनके संकेतों और अनुसूत्रों के सहायता से संक्षिप्त रूप में प्रदर्शित किया जाता है, तब उसी को रासायनिक समीकरण कहा जाता है। जैसा कि एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, उदाहरण भी आप लिखेंगे, ठीक है। ये देखेंगे कि आप इधर ये आपका क्या है? अभिकारक है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ है। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, तो इनको क्या किया गया है? संकेत के रूप में लिखा गया। मैग्नीशियम को का संकेत होता है Mg, ऑक्सीजन का जो संकेत होता है, सूत्र होता है, वो O2 होता है। और यहाँ पे देखेंगे प्रतिफलों को भी जो है, प्रतिफल मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है, इसको भी सूत्र के रूप में लिखा गया है। इसको बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंस यहाँ पे नहीं है, 2 ऑक्सीजन इधर है लेफ्ट में, तो राइट में भी 2 ऑक्सीजन कर देते हैं। यहाँ 2 लिखने से क्या हो गया? मैग्नीशियम भी 2 हो गया, तो यहाँ भी मैग्नीशियम 2 कर देंगे, ठीक है। संतुलित रूप में लिखा जाता है जितने भी समीकरण हैं उन सभी को। तो रासायनिक समीकरण क्या होता है आपको समझ में आ रहा होगा कि जितने भी यहाँ पे हैं अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ हैं, इनको संकेत और सूत्र के रूप में लिखा गया है। प्रतिफलों को भी संकेत और सूत्र के रूप में लिखा गया है ना। इस सारे को आप देख सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारा इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखिएगा। ये आपका सल्फ्यूरिक अम्ल है, H2SO4 क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल है, जिसको बैटरी अम्ल भी कहा जाता है, ठीक है। और एक बात याद रखेंगे, ये सल्फ्यूरिक अम्ल जिंक धातु है। जिंक क्या है? धातु है। जब जिंक धातु जो है सल्फ्यूरिक अम्ल से कोई भी अम्ल से अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस निकालता है। कौन सा गैस निकालता है? हाइड्रोजन गैस निकालता है। तो ये इस बात को याद रखेंगे। बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि जब कोई धातु किसी अम्ल से अभिक्रिया करता है तो कौन सा गैस निकालता है? तो हाइड्रोजन गैस निकालता है, ठीक है। ये सब फैक्ट बातें हैं जो ऑब्जेक्टिव में आपको काम आएंगे, ठीक है। तीसरा पॉइंट है आपका, देखिए, कैल्शियम ऑक्साइड, कली चूना और जल दोनों को अभिक्रिया कराया गया तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अभिक्रिया में ये सभी पदार्थ भाग ले रहे हैं, इनको संकेतों और सूत्रों की सहायता से, सूत्र की सहायता से लिखा जा रहा है। प्रतिफलों को भी सूत्र की सहायता से लिखा जा रहा है। आपके लिए ऑब्जेक्टिव यहाँ से बन सकता है, कैल्शियम ऑक्साइड का जो साधारण नाम होता है वो कली चूना होता है, या बिना बुझा चूना भी कहा जाता है। ये तो जल का सूत्र है, ठीक है। इधर आपका प्रतिफल के रूप में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, इसको बुझा हुआ चूना कहा जाता है, या चूना जल कहा जाता है, या भखड़ा चूना भी कहा जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, ठीक है। इसका सूत्र होता है CaOH का होल ट्वाइस। आगे देखेंगे ये समीकरण, आपका एक और प्रश्न इसी में पूछा गया था कि समीकरण ये दिया हुआ है, समीकरण सल्फर डाइऑक्साइड है ये, और ये ऑक्सीजन दोनों अभिक्रिया किया तो सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाया, तो ये एक प्रकार का समीकरण हो गया। इस समीकरण से प्राप्त होने वाली सूचनाएं निम्नलिखित है। इस समीकरण को देखकर आपको क्या क्या सूचना मिल जाएगा, इसके बारे में आपको पॉइंट वाइज इस प्रकार से क्या करना है? एक्सप्लेन करना है। तो देखिए क्या क्या सूचना प्राप्त होता है। तो किसी भी समीकरण को आप देखेंगे तो सबसे पहला तो उसका आपको सूत्र का जानकारी हो जाएगा। जैसे देख रहे हैं सल्फर डाइऑक्साइड, SO2 लिखा हुआ है, मतलब ये सल्फर डाइऑक्साइड है। ये आपका ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे हम लोग ऑक्सीजन लिख दिए नीचे में। SO3 है, सल्फर ट्राइऑक्साइड है। तो किसी भी समीकरण को देखेंगे तो आपको पहले सूत्र की जानकारी हो जाएगा। तो आप इसको लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं और इस तरह से पॉइंट बना के भी लिखेंगे तो आपको नंबर उतना ही मिलेगा। लैंग्वेज में लिखेंगे तो बहुत डिटेल में चला जाएगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या मिलेगा आपको? देखिए, यह आपका जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो 2 अणु है, भाग ले रहा है अभिक्रिया में। ऑक्सीजन 1 अणु है, और आपका जो प्रतिफल बन रहा है सल्फर ट्राइऑक्साइड, वो सल्फर ट्राइऑक्साइड 2 अणु है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं
यहाँ पे ये 2 अणु है, बगल में 2 लिखा हुआ है, आपका सल्फर डाइऑक्साइड भी 2 अणु है और ऑक्सीजन 1 अणु, कुछ नहीं तो 1 अणु है, ठीक है। और जितना अणु होता है, जितना मॉलिक्यूल्स होता है, उतना ही क्या होता है उस आपका मोल्स भी होता है। तो इसमें मोल्स कितने भाग ले रहे हैं, 2 मोल्स भाग ले रहे हैं सल्फर डाइऑक्साइड के, इसमें ऑक्सीजन के 1 मोल भाग ले रहे हैं, इसमें जो बन रहा है सल्फर ट्राइऑक्साइड वो 2 मोल बन रहा है। इसका द्रव्यमान निकालिएगा, सल्फर डाइऑक्साइड का द्रव्यमान निकालिएगा तो 128 ग्राम आएगा। कितना आएगा, द्रव्यमान निकालिएगा तो क्या निकलेगा, 128 ग्राम निकलेगा। सल्फर डाइऑक्साइड 2SO2 है, ठीक है। तो सल्फर का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 16, परमाणु संख्या होता है 32 हो जाएगा द्रव्यमान। ऑक्सीजन कितना हो जाएगा आपका, 2 सल्फर है तो 32 क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा। 2 सल्फर है ना, यहाँ 2 लिखा हुआ है तो 2 सल्फर, 32 64 हो जाएगा इसका द्रव्यमान। ऑक्सीजन देखिए तो 4 है, तो एक ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होता है, 8 दूनी 16, 16 एक ऑक्सीजन का द्रव्यमान होता है, तो 4 ऑक्सीजन है तो 16 16 चौके कितना हो जाएगा, 64। तो 64 को जोड़िएगा तो 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 128 ग्राम क्या हो रहा है आपका सल्फर डाइऑक्साइड क्या कर रहा है, अभिक्रिया में भाग ले रहा है। ऑक्सीजन आपका 2 गो है तो ऑक्सीजन का द्रव्यमान क्या हो जाएगा आपका 16 16 दूनी 32 हो जाएगा। और आपका जो प्रतिफल बन रहा है सल्फर ट्राइऑक्साइड, इसका द्रव्यमान निकालिएगा तो इसका भी द्रव्यमान आपको पता चल जाएगा, 128 ग्राम निकल जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप द्रव्यमान निकालेंगे। आयतन देखिए तो आपका 2 आयतन हो जाएगा। सल्फर डाइऑक्साइड कितना आयतन भाग ले रहा है, 2 आयतन भाग ले रहा है। ऑक्सीजन 1 है तो 1 अणु है तो 1 आयतन भाग ले रहा है। और प्रतिफल भी बन रहा है आपका सल्फर ट्राइऑक्साइड 2 आयतन बन रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये सारी सूचनाएं जो है समीकरण को देखकर आप बता सकते हैं, ठीक है, ये सारी सूचनाएं। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, बोर्ड एग्जाम में रिप्रेजेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित इस रासायनिक समीकरणों को संतुलित करें। कुछ रासायनिक समीकरण इस तरह से बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो लॉन्ग टाइप में दे दिया है, लेकिन 2 नंबर में आपका हमेशा पूछता है 2 क्वेश्चन, 2 को समीकरण संतुलित करने के लिए। तो चलिए, ये समीकरण संतुलित नहीं है, इसको हम लोग क्या करेंगे, संतुलित करेंगे। तो संतुलित कैसे करेंगे, हीट एंड ट्रायल मेथड से करेंगे। तो हीट एंड ट्रायल मेथड से कैसे करेंगे, तो इधर आपका कौन सा साइड हो गया, राइट साइड हो गया, और ये आपका लेफ्ट साइड हो गया। तो लेफ्ट और राइट में हम लोग क्या करेंगे, जितने भी तत्व हैं उनकी परमाणु संख्या को क्या करेंगे, बराबर बराबर करेंगे। तो यहाँ देखेंगे सल्फर ट्राइऑक्साइड आपका कितना है, आपका सल्फर नहीं कैल्शियम, ये आपका नाइट्रेट है, क्या है ये, कैल्शियम नाइट्रेट है ना। ये राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया, और ये आपका कैल्शियम नाइट्रेट है। तो नाइट्रेट देखेंगे यहाँ पे होल ट्वाइस लगा हुआ है, होल ट्वाइस मतलब 2 गो नाइट्रेट है। तो इधर देखेंगे नाइट्रेट आपका एक ही है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग 2 लगा देंगे, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा आपका नाइट्रेट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 यहाँ लगाने से हाइड्रोजन आपका कितना हो गया, यहाँ भी आपका हाइड्रोजन लेफ्ट में 2 है, तो यहाँ राइट में भी देखेंगे कि यहाँ पे हाइड्रोजन आपका 2 है, ठीक है। इधर देखेंगे कि आपका हाइड्रोजन पहले से इधर 2 और है ना। OH का होल ट्वाइस मतलब क्या हो गया कि 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन इधर आपका लेफ्ट में है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 2 लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, 4 हाइड्रोजन हो जाएगा। तो 4 हाइड्रोजन इधर लेफ्ट में भी हो जाएगा। देखिए 2 हाइड्रोजन यहाँ OH का होल ट्वाइस है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा आपका 2 हाइड्रोजन हो जाएगा। यहाँ पे भी होल ट्वाइस है ना। पानी लग गया है, थोड़ा सा फिसल रहा है, 1 मिनट। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे हम 2 लिख देंगे फाइनली, ठीक है। यहाँ पे 2 लिख देंगे, तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, ये संतुलित हो जाएगा। देखिए कैसे फाइनल समझ लेते हैं। 4 हाइड्रोजन राइट में है, लेफ्ट में भी आप देखेंगे तो 4 हाइड्रोजन नजर आएगा। 2 हाइड्रोजन यहाँ और 2 OH का होल ट्वाइस है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 2 हाइड्रोजन आ जाएगा, 4 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन को देखेंगे तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है आपका, इधर भी देखेंगे आप 2 ऑक्सीजन है, और यहाँ पे देखिए आपका NO3 कितना है, 2 है, इधर भी NO3 2 है। तो इस तरह से क्या हो गया आपका ये समीकरण संतुलित हो जाएगा। कब, जब यहाँ पे 2 लिख देंगे और यहाँ पे 2 लिख देंगे, बस ये संतुलित हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए एल्युमिनियम, दूसरा समीकरण दिया हुआ है, ये आपका लेफ्ट साइड है, ये आपका राइट साइड है। यहाँ देखेंगे हीट एंड ट्रायल मेथड से इधर एल्युमिनियम क्लोराइड प्रतिफल है, क्लोराइड कितना है, 3 है, और इधर क्लोराइड कितना है आपका 2 है। 1 मिनट, पानी। तो दूसरा समीकरण देखते हैं। दूसरा समीकरण आपका दिया हुआ है, ये लेफ्ट साइड ले लेते हैं, ये राइट साइड ले लेते हैं, ठीक है। आप इधर देखेंगे कि राइट में 3 क्लोराइड है, कितने क्लोरीन है, 3 क्लोरीन है। तो आपका लेफ्ट में कितना क्लोरीन होना चाहिए, 3 होना चाहिए, तो यहाँ तो 2 ही है। तो ऐसा करते हैं यहाँ पे 3 लिख देते हैं, ऐसा करते हैं यहाँ पे 3 लिख देते हैं। 3 लिखने से क्या हो गया, आपका क्लोरीन 6 हो गया। तो यहाँ पे भी क्या कर देंगे, 2 लिख देंगे।
तो 2 लिखने से क्लोरीन इधर भी 6 हो गया, इधर भी 6 हो गया। अब यहाँ 2 लिखने से एल्युमिनियम के बगल में 2 लिखने से एल्युमिनियम 2 हो गया, तो यहाँ क्या कर देंगे 2 लिख देंगे। इस प्रकार से क्या हो जाएगा, ये संतुलित हो जाएगा। 3 आप क्या कॉपर भी तो हो गया, तो यहाँ पे क्या कर देंगे 3 यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, इस प्रकार से संतुलित हो जाएगा। तो आप ध्यान देंगे क्या फाइनली करना होगा, यहाँ पे 2 लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे 3 लिखेंगे और यहाँ पे 2 लिखेंगे और यहाँ 3 लिखेंगे और आप फिर गिनती करेंगे, काउंटिंग करेंगे तत्वों के परमाणु संख्या को, तो आपको दोनों तरफ क्या आएगा, बराबर नजर आएगा। देखिए कॉपर राइट में आपका 3 है, ठीक है, राइट में 3 है, लेफ्ट में भी आपका 3 कॉपर है। एल्युमिनियम राइट में, लेफ्ट में 2 है, राइट में भी देखेंगे 2 ही एल्युमिनियम नजर आएगा। क्लोरीन इधर 6 है, ऊपर नीचे गुना हो जाता है, यहाँ भी क्लोरीन आपका ऊपर नीचे गुना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इस तरह से ये क्या हो गया, संतुलित हो गया। नेक्स्ट आपका तीसरा प्रश्न है, विस्थापन एवं उभय विस्थापन अभिक्रिया में अंतर लिखें। विस्थापन अभिक्रिया और उभय विस्थापन अभिक्रिया में क्या अंतर होता है, तो आपको विस्थापन अभिक्रिया बता चुके हैं। इस प्रकार से आप प्रश्नों के उत्तर को देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रकार से लिखेंगे, ठीक है, इस प्रकार से आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे उत्तर में, विस्थापन एवं उभय विस्थापन अभिक्रिया में अंतर निम्नलिखित है। एक तरफ विस्थापन अभिक्रिया लिखेंगे, एक तरफ उभय विस्थापन अभिक्रिया लिखेंगे। विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है आपका, कि इस रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, एक अधिक क्रियाशील वाला तत्व किसी यौगिक में उपस्थित कम क्रियाशील वाला तत्व को उपस्थित कम क्रियाशील वाले तत्व को क्या करता है, यहाँ पे लिख दीजिएगा। इसके बाद किसी यौगिक में उपस्थित तत्व को क्या करता है, विस्थापित कर देता है। तो उपस्थिति के बाद आप क्या लिखिएगा, कम क्रियाशील वाले तत्व को विस्थापित कर देता है। यहाँ पे ये लिख देंगे, कब लिखेंगे, किसी रासायनिक अभिक्रिया में एक अधिक क्रियाशील वाला तत्व किसी यौगिक में उपस्थित कम क्रियाशील वाले तत्व को क्या कर देते हैं, विस्थापित कर देते हैं। तो इसी को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, आपका विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल अब विस्थापन अभिक्रिया का देख लेंगे। एग्जाम्पल क्या है आपका, देखिए जिंक जो है कॉपर सल्फेट के विलयन में मिलाया गया, तो क्या किया, जिंक जो है अधिक क्रियाशील है कॉपर से, किससे, कॉपर से। तो जिंक क्या करेगा, कॉपर को भगा देगा और सल्फेट के जगह पे बैठ जाएगा, ठीक है, और कॉपर को बाहर कर देगा। तो अधिक क्रियाशील वाला तत्व था जिंक और कॉपर कम क्रियाशील वाला था। तो जिंक ने कॉपर को क्या किया, विस्थापित कर दिया और जिंक सल्फेट बनाया। उसी प्रकार से यहाँ देखेंगे और एग्जाम्पल है, जिंक जो है हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील है, तो हाइड्रोजन क्या करेगा, जिंक बाहर कर देगा और जिंक सल्फेट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस आपका बाहर निकल जाएगा। तो इस प्रकार से ये आपका विस्थापन अभिक्रिया हो गया। उभय विस्थापन अभिक्रिया क्या होगा, इसमें उभय विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, 2 यौगिक आपस में संयोग करके अपने आयंस धनायन और ऋणायन का क्या करते हैं, अदला बदली करते हैं, विनिमय करते हैं। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, आपका उभय विस्थापन अभिक्रिया या द्वि विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल लिख रखे हैं, यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट प्लस NaCl सोडियम क्लोराइड दोनों अभिक्रिया किया, तो सिल्वर जो है आपका प्लस चार्ज रखता है, नाइट्रेट आपका माइनस चार्ज रखता है, सोडियम आपका प्लस चार्ज, क्लोरीन क्या करता है, माइनस चार्ज रखता है। तो ये लोग क्या करेगा, अपने आयंस का अदला बदली करेगा। तो देखिए आपका ये सिल्वर क्या है, प्लस चार्ज है और क्लोरीन क्या है, माइनस चार्ज है। तो प्लस माइनस मिलकर के यौगिक बना लिया AgCl सिल्वर क्लोराइड, और यहाँ फिर देखिए सोडियम और नाइट्रेट है ना, दोनों मिलकर क्या बना लिया, दोनों प्लस माइनस मिलकर क्या बना लिया, आपका सोडियम नाइट्रेट बना लिया। तो इसी प्रकार से यहाँ देख रहे हैं आयंस का इन सभी में क्या हो रहा है, अदला बदली हो रहा है। तो इस प्रकार से आप प्रश्नों के उत्तर को लिखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, चौथा प्रश्न, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के लाभ हानि के संदर्भ में ऑक्सीकरण एवं अवकरण अभिक्रिया को समझाएं। तो ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया को मैंने बहुत ही अच्छे से डिटेल में समझाया है। लाभ हानि के संदर्भ में बताना है आपको, तो लाभ हानि के संदर्भ में क्या आपको समझा देते हैं। यहाँ पे लिखा नहीं है मैंने, क्योंकि इसको मैंने बहुत बार बताया। लघुत्तरीय प्रश्न में 2 बार प्रश्न पूछा गया है, तो वहाँ मैंने लिख दिया है। आप देखना चाहें तो वहाँ से लिख सकते हैं। वैसे मैं समझा देता हूँ कि हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के लाभ हानि के संदर्भ में ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया क्या होता है। तो सिंपल सा आपको परिभाषा ही पूछा जा रहा है, बस क्वेश्चन को घुमा के आपसे पूछा है। तो ऑक्सीकरण में क्या होता है, ऑक्सीकरण में आपका ऑक्सीजन जुटता है तो ऑक्सीजन का लाभ होता है, और हाइड्रोजन क्या होता है, निकलता है। तो कहें कि हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, हानि हो रहा है, ठीक है। अवकरण में क्या होता है, आपका हाइड्रोजन का लाभ होता है, क्योंकि हाइड्रोजन जुटता है, और ऑक्सीजन क्या होता है, उसका हानि होता है। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन निकलता है। तो इसी के संदर्भ में आप इस तरह से प्रश्नों के उत्तर को दे सकते हैं। ऑक्सीकरण ही अवकरण आपसे पूछा जा रहा है।
एक तरह से सिंपल वे में कहा जाए तो। नेक्स्ट है आपका 5वां प्रश्न है, निम्नलिखित अभिक्रियाएं किस प्रकार की अभिक्रिया है ना। आपको बताना है, दिया हुआ है 4-5 को दिया हुआ है और बताना है अभिक्रियाएं कि किस प्रकार की अभिक्रिया है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो शरीर में भोजन का पचना जो ऑक्सीकरण अभिक्रिया या उपचयन अभिक्रिया लिखेंगे, उपचयन को ही ऑक्सीकरण भी कहा जाता है। ठीक है, शरीर में भोजन का पचना ऑक्सीकरण का एग्जाम्पल है। दहन की प्रक्रिया भी क्या है आपका ऑक्सीकरण का एग्जाम्पल है। भोजन का दुर्गंधित होना भी क्या है ऑक्सीकरण का ही आपका प्रक्रिया हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे कहीं ना कहीं क्या है आपका ऑक्सीकरण की। दूसरा प्रश्न है आपसे पूछा जा रहा है, एक समीकरण दे दिया गया है, फेरस जो है लोहा कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया किया और कॉपर और फेरस सल्फेट बनाया है। तो यहाँ 21 प्रकार की अभिक्रिया है। तो ये आपका विस्थापन अभिक्रिया है। लोहा जो है कॉपर से अधिक क्रियाशील होता है, ठीक है, फेरस। तो यहाँ क्या किया है समीकरण में दिखाया गया है, जैसे कि लोहा ने जो है कॉपर को विस्थापित कर दिया, हटा दिया है और खुद जाके फेरस सल्फेट बना दिया है। ठीक है, कॉपर को भगा दिया है। तो ये क्या हो जाएगा आपका विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है तीसरा पूछा जा रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, जिसके लास्ट में OH होता है वो भस्म होता है। ठीक है, क्षार जिसको कहते हैं, और जिसके शुरुआत में H होता है वो अम्ल होता है। तो देख रहे हैं कि एक भस्म और एक अम्ल दोनों अभिक्रिया कर रहा है और आपका प्रतिफल के रूप में बना रहा है, लवण और जल बना रहा है। तो ये एक तरह से क्या हो गया उदासीनीकरण अभिक्रिया हो गया। कौन सा अभिक्रिया हो गया, उदासीनीकरण अभिक्रिया हो जाएगा। उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या होता है, जब कोई भस्म किसी अम्ल से अभिक्रिया करता है तो लवण और जल बनाता है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। दूसरा है आपका नेक्स्ट चौथा आपसे पूछा जा रहा है इसी में कि कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन दोनों अभिक्रिया किया तो कॉपर और जल बनाया। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ये आपका रेडॉक्स अभिक्रिया है, जिसको ऑक्सीकरण अवकरण दोनों जब साथ साथ होती है तो उसको रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। तो देखिए आपको बताते हैं कि कैसे ऑक्सीकरण अवकरण दोनों साथ साथ हो रहा है। तो देखिए इसके लिए आपको सबसे पहले जानना होगा कि ऑक्सीकरण अवकरण क्या होता है, ये आपको समझना होगा, तब जाके आपको समझ में आ जाएगा कि रेडॉक्स क्या होता है। तो देखेंगे कि यहाँ कॉपर ऑक्साइड से आपका क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन निकल रहा है। कॉपर ऑक्साइड से क्या हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड से, एक मिनट, कॉपर ऑक्साइड है इधर लेफ्ट में और यहाँ देख रहे हैं कि सिर्फ कॉपर है। तो ऑक्सीजन गया कहाँ, ऑक्सीजन निकल गया। तो ऑक्सीजन का निकलना अवकरण होता है। ऑक्सीजन का निकलना क्या होता है, अवकरण होता है। जब ऑक्सीजन निकल गया और देख रहे हैं कॉपर ऑक्साइड से और ओनली कॉपर बनाया तो ऑक्सीजन निकल गया। तो ऑक्सीजन का निकलना क्या होता है, अवकरण कहलाता है। और ये हाइड्रोजन के साथ देख रहे हैं कि ऑक्सीजन आके जुट गया। तो ऑक्सीजन जब किसी के साथ जुटता है तब उसको ऑक्सीकरण कहा जाता है। जब यही दोनों प्रक्रिया साथ साथ में होती है तो रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। कौन सा अभिक्रिया कहा जाता है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। छठा प्रश्न है आपसे पूछा जा रहा है, कारण पूछा गया है क्या होता है जब। ठीक है, ऐसे करके प्रश्न पूछा गया है, कारण वाला पूछा जाता है, 2 नंबर का पूछा जाता है। और ये देखिए 6 नंबर में एक के साथ 2-3 प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो आपको कारण बताना है क्या होता है जब। पहला, जिंक धातु कॉपर सल्फेट के विलयन में डाली जाती है। जब जिंक धातु को यहाँ देखिए लिख रखा है, जिंक धातु को कॉपर सल्फेट के विलयन में मिलाया जाता है तो क्या होता है। तो जानते हैं कि जिंक जो है आपका कॉपर से अधिक क्रियाशील है। जिंक जो है कॉपर से अधिक क्रियाशील है, तो जिंक क्या करेगा, कॉपर को भगा देगा और खुद जाके जिंक यहाँ पे बैठ जाएगा और जिंक सल्फेट बनाएगा और कॉपर क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से लिखेंगे आप, जब जिंक धातु को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तो जिंक कॉपर सल्फेट में उपस्थित कॉपर को विस्थापित कर देता है। क्यों विस्थापित कर देता है, क्योंकि जिंक जो है कॉपर से अधिक क्रियाशील है। ठीक है, तो इसलिए वो क्या करता है, आपका यही कारण, मतलब यही आपको डिटेलिंग देना है। ठीक है, फिर आपका इसी तरह का प्रश्न, दूसरा प्रश्न है क्या होता है जब सिल्वर धातु कॉपर सल्फेट के विलयन में डाली जाती है तो क्या होता है। तो देखिए जब सिल्वर धातु को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाली जाती है तो कोई अभिक्रिया नहीं होता है। कोई अभिक्रिया क्यों नहीं होगा, क्योंकि दोनों सिल्वर और कॉपर दोनों जो है बहुत ही कम क्रियाशील धातु हैं। ये हाइड्रोजन के नीचे पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, नीचे पाए जाते हैं, हाइड्रोजन के नीचे है। तो हाइड्रोजन का जैसे जैसे हम लोग नीचे आते हैं ना, धातुओं की क्रियाशीलता क्या होती है, घटती जाती है। और दोनों सिल्वर और कॉपर दोनों के हाइड्रोजन के नीचे और बहुत कम क्रियाशील
धातु हैं तो ये अभिक्रिया ही नहीं करेगा, अभिक्रिया ही नहीं करेगा तो कोई प्रतिफल नहीं बनाएगा। तो इस प्रकार से आप लिखेंगे, जब सिल्वर धातु को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाली जाती है तो कोई भी अभिक्रिया नहीं होती है, क्योंकि कॉपर और सिल्वर दोनों क्या है, बहुत ही कम क्रियाशील है, इसलिए आपस में अभिक्रिया नहीं करते हैं। इस प्रकार से आप इक्वेशन भी दिखा सकते हैं। ठीक है, आपसे नेक्स्ट पूछा जा रहा है, तीसरा पूछा जा रहा है इसी में, पोटेशियम आयोडाइड का विलयन, पोटेशियम आयोडाइड का विलयन लेड एसीटेट के विलयन में डाला जाता है तो क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, जब पोटेशियम आयोडाइड का सूत्र हो जाएगा KI हो जाएगा, लेड एसीटेट होता है PbCH3COO का होल ट्वाइस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका लेड का वैलेंसी जो होता है 2 होता है, इसलिए यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। ठीक है, तो लेड एसीटेट का सूत्र हो जाएगा। ठीक है, जब दोनों अभिक्रिया आपस में करते हैं तो आपका लेड आयोडाइड का क्या बनाता है, पीला अवक्षेप बनाता है। कैसा अवक्षेप बनाता है, जब दोनों आपस में मिल जाएंगे ना तो लेड आयोडाइड ये आपस में अभिक्रिया कर लेंगे और अभिक्रिया करके एक अवक्षेप बना देगा। अवक्षेप क्या होता है, तो विलयन से क्या होता है, पृथक हो जाने वाला एक ठोस पदार्थ होता है। विलयन से क्या हो जाता है, पृथक हो जाता है अवक्षेप। तो ये पीला अवक्षेप बनाएगा लेड आयोडाइड का PbI2 का, इसको लेड आयोडाइड पढ़ेंगे। और एक और कंपाउंड बनाएगा, ठीक है, पोटेशियम एसीटेट बनाएगा KCH3COO, है ना, इसको पढ़ेंगे पोटेशियम एसीटेट पढ़ेंगे। तो इस तरह से ये आप लिख सकते हैं प्रश्नों को कि जब पोटेशियम आयोडाइड के विलयन में लेड एसीटेट में को मिलाया जाता है, एसीटेट को मिलाया जाता है तो लेड आयोडाइड का पीला अवक्षेप प्राप्त होता है। ठीक है, क्या होता है, पीला अवक्षेप प्राप्त होता है। ठीक है, यही इसका मेन बात है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चैप्टर हम लोग का कंप्लीट हो गया। मैंने सारे चैप्टर को बहुत ही अच्छे से कंप्लीट करा दिया है, पूरा वीडियो पार्ट वाइज बना दिया है, अपलोड कर दिया है। और जितने भी प्रश्न उत्तर हैं, सब्जेक्टिव हो चाहे ऑब्जेक्टिव हो, सबका मैंने क्या किया है, एक्सप्लेन करके वीडियो अपलोड कर दिया है। आप चाहें तो सारे वीडियो को देख सकते हैं, एक ही प्लेलिस्ट में आपको सारा वीडियो मिल जाएगा।